हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो सुपर टेट है उसका एग्ज़ाम होने वाला है इस साल। लगभग मुझे लगता है कि शिक्षक भर्ती 50,000 से ज़्यादा होंगी। तो हम लोग जो नोटिफिकेशन है उसका इंतज़ार क्यों करें, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लगभग 8 से 10 लाख कैंडिडेट सुपर टेट के एग्ज़ाम को फेस करेंगे। तो क्योंकि होता क्या है कि जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके 1 या 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम करा लिया जाता है, तो फिर उतनी तैयारी हो नहीं पाती है। तो हम लोग नोटिफिकेशन आने से पहले ही अगर हम लोग आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि सुपर टेट के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 12 से 14 सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हमें अच्छी से डीप में स्टडी करना होता है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है वैकेंसी, तो कैंडिडेट की जो संख्या होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। लगभग मुझे तो लगता है लगभग 8 से 10 लाख कैंडिडेट अटेम्प्ट करेंगे ही सुपर टेट को। तो इस वजह से जो सुपर टेट की तैयारी है तो वो हम लोग आज से ही करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जब तक नोटिफिकेशन आता है तो काफ़ी तैयारी काफ़ी हद तक हो जाती है, क्योंकि 12 से 14 सब्जेक्ट हम लोगों को तैयार करने पड़ते हैं। तो इस वजह से तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम लोग 2018 में जो 68,500 शिक्षक भर्ती का सुपर टेट हुआ था उसका जो हिंदी का पेपर था, उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस को लेकर आज हम आए हैं। उन्हें हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो आए थे और उनका जो सोल्यूशन होगा वो हम आज आपको बताएंगे। तो इससे एक हमें आइडिया भी लगेगा कि जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। हालांकि जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो पेपर का पैटर्न था वो रिटन पैटर्न था, और अब जो पैटर्न होता है वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के हिंदी के क्वेश्चन उसमें जनरेट किए गए थे या पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन था हिंदी का वो था, व्यूह का ग्लोब शब्द क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आव्यूह, या इसी को हम लोग कुछ लोग निर्व्यूह भी करके आए थे, तो वो भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आव्यूह। व्यू का जो ड्रम शब्द होता है वो होता है आव्यूह। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, मैंने कहा होगा किस प्रकार का वाक्य है। मैंने कहा होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों, ये एक संदेहवाचक वाक्य है। मैंने कहा होगा, यहाँ पर एक संदेह की जो भावना है वो थोड़ी सी प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर एक संदेहवाचक जो वाक्य है वो होगा। तो ये क्योंकि हम लोगों को 68,500 शिक्षक भर्ती जब हम लोगों ने फेस किया था पेपर, तो उसमें लिखित पैटर्न होता था, हम लोगों को एक शब्द में आंसर देना पड़ता था, तो वहाँ पे लिखने का रहता था। हालांकि अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से हमें टिक करना होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा संदेहवाचक वाक्य, मैंने कहा होगा। अगला देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो उन्मेष शब्द है उसमें किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि उपसर्ग जो शब्द होते हैं वो किसी भी शब्द से पहले लगाए जाते हैं, और जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। उपसर्ग शब्द किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से भी 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में हिंदी के सेक्शन में जरूर मिलेंगे, ये 100% तय है। तो यहाँ पर उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत उपसर्ग। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, इसमें क्या होता है, पैसेज आते हैं, गद्यांश और पद्यांश। तो यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ था जिसे हम लोग पद्यांश कहते हैं। तो इस पद्यांश को पढ़कर हमें आगे की कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर हमें करना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा पद्यांश आया था। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र वन गिरा गिरे विचार पर। ये पैसेज है। अब इस पैसेज को पढ़कर हमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं 2-3, उनके आंसर्स को हमें करना होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तद्भव और जो तत्सम और जो तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं। जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी शब्द है तो उसका जो मूल शब्द होगा वो तत्सम कहलाता है, और किसी भी शब्द का जो विकृत रूप होगा, जो हम लोग कहते हैं कि ड्राइव्ड रूप,
विकृत रूप होगा उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ लीजिए कि जो मूल शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं और जो विकृत रूप होता है किसी भी शब्द का वो तद्भव कहलाता है। तो यहाँ पर अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? आग। आग यहाँ पर मूल शब्द नहीं है, ये विकृत रूप है, तो इस वजह से अग्नि एक्चुअली में मूल शब्द है यहाँ पर, तो इस वजह से ये तत्सम है। और अग्नि का जो तद्भव रूप होगा वो होगा आग। यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन 1 या 2 आपको 100% मिलेंगे देखने को हिंदी में। चलिए आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों जब 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी तो वहां पर क्योंकि चॉइसेस हम लोगों को मिली नहीं हुई थी, तो इस वजह से हम लोगों को क्या था कि 1 वर्ड में आंसर करना था। तो अगर आपको आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो नहीं करिए। तो वहां पर थोड़ा सा टिपिकल था। अब क्योंकि अब पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है कि अब हम लोगों को 4 ऑप्शंस मिलते हैं और 4 ऑप्शंस में से हमें एक को सिलेक्ट करना होता है, तो थोड़ा इजी रहता है। तो अब जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द हमें लिखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चक्रपाणी, अर्थात भगवान विष्णु, मतलब जो चक्र को रखता हो, अर्थात भगवान विष्णु चक्रपाणी। तो इसका आंसर होगा चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इसका जो आंसर होगा वो प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उत्साह। इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्साह। जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंघी का तत्सम क्या होता है? देखो जैसे दोस्तों अभी मैंने बताया कि तत्सम, तद्भव और इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही हैं तत्सम और तद्भव से। तो ये आप लोग थोड़ा सा तत्सम तद्भव शब्द थोड़ा सा देख लीजिए। तो कंघी का जो तत्सम होता है वो होता है कंक्ति। कंघी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कंक्ति, और जो कंघा का तत्सम शब्द होता है वो होता है स्कंद। स्कंद ये भी देख लीजिए, कंघा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्कंद। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या है? पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अधिमकता। अधिमका, अधित्मका, इसका आंसर होगा अधित्मका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास होता है? प्रधानमंत्री में कौन सा समास होता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, क्योंकि अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो प्रधान है, जिस शब्द का कोई पद प्रधान ना हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों इसका तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है संबंध कारक, क्योंकि यहाँ पर राम और घर का संबंध बताया गया है। जो राम है उसका घर से संबंध बताया गया है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संबंध कारक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, वह अपना सर खुजलाता है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक या फिर अकर्मक? वह अपना सर खुजलाता है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक या फिर अकर्मक? दोस्तों यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। वह अपना सर खुजलाता है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि जिन क्रियाओं के प्रयोग में क्या होता है कि कर्म की अपेक्षा रहती है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो इससे भी कोई क्वेश्चन एक जनरेट हो सकता है क्रियाओं से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अस कहीं कुटिल भई उठ ठाणी मानहु रोष तरंगनी बाड़ी में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? अलंकार हुआ, समास हुआ, इनसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका उत्प्रेक्षा अलंकार।
क्योंकि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, ये जो वाक्य दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहां पर वाच्य पूछा गया है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा भाववाच्य, क्योंकि जहां पर क्रिया भाव के अनुसार हो, मतलब ये जो क्रिया हो रही है वो वहां पर भाव के अनुसार हो, तो वहां पर भाववाच्य होगा। अगला है काला सागर में कौन सी संज्ञा होती है, काला सागर में कौन सी संज्ञा होती है। दोस्तों जहां एक ही व्यक्ति का बोध हो, जैसे किसी शहर का नाम है इलाहाबाद है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, तो जहां पर एक ही व्यक्ति का बोध हो वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो काला सागर है उसमें क्या है कि एक ही चीज का बोध हो रहा है, काला सागर, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास होता है, जो चौराहा शब्द है उसमें कौन सा समास होता है। दोस्तों यहाँ पर जो समास होगा वो होगा द्विगु समास, क्योंकि जहां शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, ये तो थोड़ा सा सिंपल है, जहां पर शब्द का जो पहला शब्द होता है, पहला पद होता है वो संख्यावाची हो, जो संख्यावाची हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्विगु समास। चलिए अगला देखते हैं। अब एक पैसेज और आया था, गद्यांश हम लोग बोलते हैं जिसे, तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस करने को आए थे, तो वो पैसेज हम लोग देख लेते हैं। कौन सा पैसेज है, मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है, निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों को साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये आया था गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़कर हमें कुछ आंसर्स करने थे, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन आया था प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो ये तो सिंपल सा उसमें था, साक्षर नागरिक या फिर साक्षरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था साक्षर नागरिक या फिर साक्षरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जैसे मैंने अभी बताया उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द से पहले लगाए जाते हैं, ये फिर से आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लें। जो उपसर्ग शब्द होते हैं वो शब्द से पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। देखो दो चीजें हैं, उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव। इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा याद करके चलें, क्योंकि इनसे कम से कम 4 क्वेश्चन 100% आने ही हैं। तो देख लेते हैं संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका आंसर है सम उपसर्ग। उपसर्ग शब्द से पहले लगाए जाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है। सृष्टि का तद्भव शब्द क्या है, जैसे मैंने भी बताया कि जो तत्सम होता है वो मूल शब्द होता है और जो तद्भव होता है वो विकृत रूप होता है। तो सृष्टि का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है सौंठ। तद्भव मतलब शब्द का विकृत रूप। तो फिर से मैं कह रहा हूं, तत्सम तद्भव और जो प्रत्यय है, जैसे मैंने अभी बताया उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये इनसे 4 क्वेश्चन लगभग 4 या 5 क्वेश्चन 100% आने ही हैं। चलिए अगला देखते हैं, लिखावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है। जो लिखावट है शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसका जो आंसर है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा बाद में लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा, वो होगा आवट। तो इसका आंसर होगा आवट। प्रत्यय शब्द के सबसे अंत में लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों ये तो था 20 क्वेश्चन जो 68,500 शिक्षक भर्ती में हिंदी के सेक्शन में आए हुए थे। दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे भी ट्यूटोरियल में हम 68,500 शिक्षक भर्ती या 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनका वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।